हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 16। निशी और वंश एक दूसरे की आंखों में देखे जा रही थी। वंश की निगाहें निशी की आंखों से हटकर उसके होंठों पर ठहर गई। वंश ने अपना सर झटका और पीछे हटते हुए कहा, आई एम सॉरी फॉर ऑल। मैंने तुम्हें परेशान किया, तुम्हें गलत बोला, तुम्हारे साथ जो भी बदतमीजी की उस सब के लिए आई एम सॉरी। एंड मैं तुम्हें नया मेकअप किट भी दिलवा दूंगा अपने पैसों से, आई प्रॉमिस। लेकिन अभी नहीं है। हाँ, सीरीज से पैसे मिलने के बाद। आई नो इतना सब होने के बाद तुम्हारा मुझे माफ़ ना करने का दिल नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वैसे भी हम अच्छे दोस्त हैं, राइट? कहते हुए वंश ने निशी की तरफ देखा तो पाया निशी उसे ही देख रही थी। वंश फिर साइड में देखने लगा और कहा, अब तुम मुझे ऐसे देखोगी तो मैं आगे कुछ बोल नहीं पाऊंगा। दूसरी तरफ देखो ना प्लीज। निशी ने अफसोस में अपना सर हिलाया और दूसरी तरफ देखने लगी। वंश ने देखा निशी उसकी तरफ नहीं देख रही है तो वह आगे कहने लगा, तुमने मेरी बहुत हेल्प भी की है। जब मैं बीमार था तो मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई, मेरे लिए सूप भी बनाया। वो सूप अच्छा था, मैं तो बस तुम्हें चिढ़ाने के लिए ऐसे ही बोल रहा था। वो सच में अच्छा था। मुन्ना एकदम से फ्लैट पर आया और तुम्हें वहाँ देखा तो मैं थोड़ा सा घबरा गया, इसलिए मैंने वो सब। आई एम सॉरी, मैं मुन्ना से कुछ नहीं छुपाता, लेकिन मैंने उससे ये बात छुपाई कि तुम रात भर मेरे साथ थी। मुन्ना कहीं गलत ना समझ ले, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा रूड होना पड़ा। निशी ने सुना तो अपना सर पीट लिया। जो बात वंश मुन्ना से छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, दरअसल मुन्ना को वो बात पहले से पता थी। लेकिन वंश की मासूमियत देखकर निशी अपना गुस्सा भूल गई और कहा, इट्स ओके, और आइंदा से मेरे मेकअप किट को छूना नहीं, प्रॉमिस। वंश ने अपना हाथ निशी की तरफ बढ़ाकर कहा। निशी ने अपने हाथ से उसके हाथ पर मारकर साइड करते हुए कहा, एंड हाँ, डैड भी तुमसे कुछ पूछे तो तुम ही बताओगे, मैं नहीं। उन्हें क्या बताना? तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा जल्दी हो जाएगा? आई मीन, अभी तो मुझे सीरीज में काम करना है, इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना है। ये शादी वादी का प्रेशर मैं अपने ऊपर नहीं ले सकता। वंश ने जल्दबाजी में कहा। शादी? किसकी शादी? निशी ने हैरानी से कहा। मुझे लगा तुम मुझे पसंद करती हो एंड ये कहना चाह रही हो कि मैं अंकल से बात करूं। वंश ने असमझ की स्थिति में कहा। निशी ने सुना तो वंश का गला दबाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन बेचारी उस तक पहुंच नहीं पाई और फिर गुस्से से अपने पैर पटकते हुए कहा, कुछ नहीं कहना उनसे, जाओ तुम, मैंने तुम्हें माफ किया। तुम बहुत अच्छी हो, बाय। कहते हुए वंश ने उसे गले लगाया और वहां से चला गया। निशी को इसकी उम्मीद नहीं थी। वह बुत बनी वहीं खड़ी रह गई और कुछ देर बाद बड़बड़ाई, चिरकुट। वंश नीचे आया और मुन्ना के पास आते हुए कहा, मुन्ना चल यहाँ से चलते हैं, वैसे भी काफी वक्त हो गया है, मैं कैब बुक कर देता हूँ। क्या हुआ तुमने फिर से निशी के साथ? मुन्ना इतना ही कह पाया कि सामने से आती मेघना को देखकर वंश ने जल्दी से मुन्ना का मुंह बंद किया और कहा, मैंने उसे सॉरी बोल दिया है। किसे सॉरी बोल कर आ रहे हो वंश? मेघना ने कॉफी और सैंडविच टेबल पर रखते हुए कहा। निशी को आंटी, एक्चुअली मेरी तबीयत खराब होने पर वो मेरे साथ थी और मैंने उसे थैंक यू भी नहीं बोला, बस इसलिए वो मुझसे थोड़ा गुस्सा थी, तो मैंने उसे सॉरी बोलकर सब शॉर्ट आउट कर लिया। वंश एक सांस में सब बोल गया। सो स्वीट ऑफ यू, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ हो तो तुम बेझिझक मुझे या नवीन को कॉल करना, हम लोग भी तुम्हारी फैमिली ही हैं बेटा, मेघना ने कहा। निशी सीढ़ियों से नीचे चली आ रही थी। वंश ने उसे देखा तो मन ही मन कहा, फैमिली ही तो नहीं बनानी है आंटी। निशी हॉल में चली आई और अपनी कॉफी लेकर डाइनिंग की तरफ चली गई। वंश वही मुन्ना के पास बैठ गया और कहा, मैंने उसे सॉरी बोल दिया है, अब आगे तुम संभाल लेना। बनारस से आने के बाद कुछ ज्यादा ही पगलेट नहीं हो गए हो? तुम्हें निशी का मेकअप बर्बाद नहीं करना चाहिए था। मुन्ना ने कॉफी पीते हुए धीमे स्वर में कहा, मैंने उससे प्रॉमिस किया है, मैं उसे नया दिला दूंगा, और तुम ये कॉफी रखो और चलो यहाँ से, हमें आज रात क्लब भी तो जाना है। वंश ने मुन्ना के हाथ से कप लेकर टेबल पर रखते हुए कहा,
अरे लेकिन आंटी ने हमारे लिए सैंडविच बनाए हैं, हमें उन्हें, मुन्ना ने उठते हुए कहा। वंश ने 2-3 सैंडविच हाथ में उठाए और मुन्ना को वहां से ले जाते हुए कहा, इन्हें हम रास्ते में खा लेंगे, अब चलो यहाँ से। अरे वंश, मुन्ना, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? मेघना ने कहा। आंटी, मुन्ना को ना अभी बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए हमें जाना होगा। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ ना आंटी? वंश ने दरवाजे की तरफ जाते हुए कहा। हाँ ठीक है, बाय मुन्ना, फिर आना, मेघना ने कहा। महादेव आंटी, मुन्ना ने कहा और वहां से चला गया। मेघना अपना कप लिए निशी के पास आई और कुर्सी खिसका कर बैठ गई। उसने निशी से कहा, ये दोनों इतनी जल्दी क्यों चले गए? उस लड़के में सब्र कहाँ है मॉम? निशी ने कहा। ओ निशी, वंश इतना भी बुरा नहीं है, पता नहीं तुम उसे कब पसंद करोगी, मेघना ने मायूस होकर कहा, जिससे वंश में कभी कोई कमी नजर नहीं आती थी। निशी ने सुना तो उनकी तरफ देखा और कहा, आई विश कि वो मुझे कभी पसंद ना आए। एक्चुअली मॉम, वो मुझसे बहुत अलग है। मेघना ने इसके बाद निशी से कोई बहस नहीं की और चुपचाप अपनी कॉफी पीने लगी। इंदौर गौरी का घर। गौरी घर पहुंची और जैसे ही अंदर आई, नंदिता उस पर बरस पड़ी। गौरी, ये कोई वक्त है घर आने का? 2 दिन बाद तुम्हारी सगाई है और तुम रात में इस वक्त अकेले घूम रही हो। अब क्या बाकी रह गया है तुम्हारी शॉपिंग में, बताना जरा। मॉम, मुझे अंदर तो आने दीजिए, 2 दिन बाद मेरी सगाई है और आप मुझे डांट रही हैं। दिस इज नॉट फेयर मॉम, गौरी ने रुआसा होकर कहा। अंदर आओ, नंदिता ने कहा और घर का दरवाजा बंद कर गौरी के पीछे चली आई। गौरी ने हाथ में पकड़ी बैग सेंटर टेबल पर रखे और सोफे पर पसरते हुए पास बैठे जय से कहा, जाओ मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आओ। मैं आपका नौकर नहीं हूं, जय ने गुस्से से कहा। क्या कहा, जरा फिर से कहना, गौरी ने जय को आंखें दिखाते हुए कहा। जा रहा हूं, कहते हुए जय उठा और किचन की तरफ चला गया। नंदिता आकर सोफे पर बैठी और कहा, गौरी बेटा, तुम्हें इस वक्त बाहर नहीं घूमना चाहिए, और वैसे भी 2 दिन बाद तुम्हें मानविंदर जी को बताकर ही कहीं जाना है, इसलिए ये देर रात बाहर रहने की आदत छोड़ दो तुम, और थोड़ा अपने खर्चों पर भी कंट्रोल करो। कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हें पैसे बचाना सीखना चाहिए। जय तब तक पानी ले आया। उसने ग्लास गौरी को दिया और खुद सोफे पर आ बैठा। गौरी ने पानी पिया और कहा, उसकी फिक्र मत करो ममा, मान के पापा के पास बहुत पैसा है और मान का कोई छोटा भाई भी है, तो उन्हें मैं और मान ही खर्च करेंगे ना। वैसे भी मान के मॉम डैड बहुत कूल हैं, और अनु आंटी, उन्हें तो शॉपिंग करना इतना पसंद है कि पूछो मत। क्या होगा तुम्हारा? अनु जी अब तुम्हारी होने वाली सास है, उन्हें मम्मी जी कहने की आदत डाल लो तुम। मानविंदर जी इतने समझदार है, क्या वो तुम्हें इन सब बातों के लिए नहीं समझाते? नंदिता ने कहा। वो क्या समझाएंगे, उनको तो खुद इसने पागल बना रखा है। कहते हुए जय ने नंदिता के सामने अपना फोन किया। गौरी ने मुन्ना के साथ अपनी एक फोटो शेयर की थी, जिसमें गौरी के साथ साथ मुन्ना भी अपने दोनों हाथों को मिलाकर दिल बना रहा था। ये देखकर नंदिता मुस्कुरा उठी और कहा, बेचारे मानविंदर जी, उन्हें भी तुमने अपने जैसा बना लिया है। गौरी ने जय का फोन लेकर फोटो देखी तो उसे भी खोकर रह गई। कुछ महीनों पहले की ही ये फोटो थी, जब मुन्ना गौरी से मिलने इंदौर आया था और गौरी ने मुन्ना के साथ ये तस्वीर ली थी। गौरी उस तस्वीर को थोड़ी देर और देख पाती, इससे पहले ही जय ने गौरी के हाथ से अपना फोन छीना और वहां से चला गया। नंदिता ने देखा खाने का वक्त हो गया है, तो वह उठी और किचन की तरफ चली गई। नंदिता खाना बनाने लगी और गौरी अपने बैग्स उठाकर अपने कमरे की तरफ चली गई। शक्ति की गाड़ी अधिराज जी के घर के सामने आकर रुकी। काशी अभी भी घबराई हुई थी, उसकी आंखों के सामने अभी भी वही एक्सीडेंट आ रहा था। शक्ति ने काशी के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, काशी तुम ठीक हो? हाँ हम ठीक हैं, काशी ने चौंकते हुए कहा, जैसे नींद से जगी हो। शक्ति काशी के साथ गाड़ी से उतरा और उसके सामने आकर उसे गले लगाते हुए कहा, तुमने जो देखा उसे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ काशी, वो बस एक हादसा था। अपना मूड ठीक करो और अंदर जाओ,
नानू नानी ने तुम्हें ऐसे देखा तो वे लोग परेशान हो जाएंगे। हम तुमसे कल मिलते हैं। अपना ख्याल रखना शक्ति। काशी ने शक्ति से दूर होकर कहा और वहां से चली गई। शक्ति भी गाड़ी में आ बैठा और सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल गया। शक्ति सिटी हॉस्पिटल पहुंचा। इंस्पेक्टर उसे वहीं मिल गया। शक्ति उसके पास आया और कहा, गाड़ी और गाड़ी चलाने वाले के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, लड़के का नाम कबीर अरोड़ा है। वो इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का इकलौता बेटा है सर। पता चला कि वह दोस्तों के साथ पार्टी करके वापस आ रहा था। उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी और काफ़ी स्पीड में गाड़ी चला रहा था। ब्रेक न लगाने की वजह से गाड़ी डिवाइडर से टकराई, जिस वजह से उसके सर पर चोट आई है और हाथ भी टूट गया है। डॉक्टर अभी उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता वो बचेगा। इंस्पेक्टर पंकज ने अफसोस के साथ कहा। कबीर अरोड़ा, इसके अलावा कुछ और पता चला? मतलब वो किन दोस्तों के साथ था और कहाँ पार्टी कर रहा था? शक्ति ने कुछ सोचते हुए कहा। सर, ये सारी डिटेल्स मैं आपको कल दे दूंगा। पंकज ने कहा। ठीक है, तुम यहीं रुको। मैं कबीर के होश आने के बाद, उसका बयान लेने के बाद मुझे फोन करना। शक्ति ने कहा। ओके सर। पंकज ने शक्ति को सैल्यूट करते हुए कहा और उसके बाद शक्ति वहां से चला गया और पंकज अपने काम में लग गया। शक्ति अपनी जीप लेकर एक बार फिर उसी जगह पहुंचा जहां लड़के का एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी को वहां से हटा दिया गया था, लेकिन खून के निशान अभी भी सड़क पर थे। शक्ति बहुत ध्यान से उस जगह को देखने लगा। इंस्पेक्टर ने शक्ति के सामने कबीर के फोन का कहीं जिक्र नहीं किया था, ना ही पुलिस को कबीर का फोन मिला। शक्ति उसे ही ढूंढने वहां आया था। वह सड़क से डिवाइडर पर चला आया और देखने लगा। कुछ देर बाद उसकी नज़र झाड़ियों में पड़े कबीर के फोन पर चली गई, जो कि बज रहा था। शक्ति ने फोन उठाया और स्क्रीन पर नाम देखकर बड़बड़ाया, मिस्टर चौहान। शक्ति फोन उठाता इससे पहले ही फोन कट गया। शक्ति ने फोन को जेब में रखा और कुछ देर बाद वहां से निकल गया। बनारस नमो घाट। मुरारी ने अपने गाने से जो माहौल बनाया था, सब वहां वाह वाह करने लगे तो भीड़ में खड़े होकर कुछ अपनी कमर मटकाने लगे। बिजली भी मुरारी से खासा इंप्रेस हो गई और अपनी हार मान ली। मुरारी ने हारमोनियम लड़के को पकड़ाया और बिजली से कहा, जे नाच गाना छोड़ के कोनो ढंग का काम देख लो। कहा है कि लोगों का मनोरंजन करने के चक्कर में किसी दिन खुद को मुसीबत में डाल लोगी, समझी? अरे मिश्रा जी। बिजली ने मुरारी की कलाई पकड़कर उसे जाने से रोक लिया। मुरारी पलटा तो बिजली ने आगे आकर कहा, आप ही रख लो ना अपनी सेवादारी में। सुने हैं बनारस में आप बड़े के विधायक हो आप। मुरारी ने अपना हाथ छुड़ाया और कहा, है नहीं थे, और हमरी सेवा करने के लिए हमरे घर में पहले से इट्ठो महिला है, जौन हमरी मेहरारू है। उनके अलावा हमको किसी की सेवा मंजूर नहीं है। काहे घरवाली को घर के लिए रहने दो और हमका बाहर वाली रख लो, दिल लगा रहेगा आपका, बता रहे हैं। बिजली ने मुरारी पर अपनी अदाओं की बिजली गिराते हुए कहा। अब देखो, पुराने वाला मुरारी होता तो शायद पिघल जाता, लेकिन इन दिनों मुरारी इन सब चक्करों के कारण बहुत बार मुसीबत में पड़ चुका था। इसलिए अपने हाथ जोड़कर कहा, हमका माफ करो देवी, हमरे बस की ना है। हमसे साला घरवाली नहीं संभाली जाती, बाहर वाली कैसे संभालेंगे? अपनी बिजली कहीं और गिराओ, हमरा फ्यूज ना उड़ाओ तुम। हे रामभद्रा, हमको यहाँ से लेकर चलो बे। जब बिजली के लक्षण हमको कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, पता चले साला इनके चक्कर में घर का ही कनेक्शन कट जाए। बिजली ने सुना तो मुंह बनाकर वहां से चली गई। रामभद्र और मोहन भी भांग के नशे में चूर थे। मुरारी को घर ले जाने के बजाय दोनों उसे गंगा किनारे ले आए और तीनों गांधी जी के तीनों बंदरों की तरह बैठकर न जाने कौन सी सोच में डूबे थे। ए मोहनवा, हमका जे बताओ तुम कब्बो पानी पर चले हो? मुरारी उन्माद में बड़बड़ाया। मुरारी भैया, पानी पर तो नहीं चले हैं। हाँ, एक बार उड़कर उस किनारे जरूर गए थे। मोहन ने भी बकैती करते हुए कहा। भक्साला, कब बकैती कर रहे तुम दोनों मिलके? अरे जे पानी थोड़े ना है, जे तो गंगा मैया है, अभी सोए रही है। तुम दोनों ज्यादा शोर ना करो वरना जाग जाई है। रामभद्र ने कहा तो मुरारी और मोहन ने अपने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया।
कुछ देर बाद तीनों वहीं बैठ गए और सामने से आती नाव को देखने लगे। ये वही नाव थी जिसमें शिवम और सारिका बैठे थे। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 16। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय। अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें मैं तेरी हीर। बाय बाय।